सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारे साथ हैं एसएससी सीजीएल 2018 के सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका जेएसओ में सिलेक्शन हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि जेएसओ कहीं ना कहीं निकालना बहुत ही टफ हो जाता है, और सभी जो है वो पोस्ट से रिगार्डिंग। तो सर जो है जिन्होंने जेएसओ में क्वालिफाइड किया है सक्सेसफुली, तो जानेंगे इनके बारे में पूरी डिटेल्स कि क्या क्या जो है वो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो सर आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने मेरे जो है वो ऑडियंस को एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो। मेरा नाम भारत झा है। मैंने इसी बार सीजीएल 18 का जो अभी कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया है, मैंने उसे क्लियर किया है। और मुझे जेएसओ का पोस्ट मिला है। जैसा कि आप सभी लोगों को अभी सत्या सर ने बताया ही है कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट मुझे इस बार मिला है। ओके सर, ये आपने अपने बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। और अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टीयर 1 से, क्योंकि ये जो है वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचने वाला है जो कि कहीं ना कहीं सीजीएल की तैयारी या तो शुरू कर रहे हैं या फिर बीच में भी होंगे। लेकिन बिगनर्स के लिए ज़्यादा मैं जो हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ, और धीरे धीरे जो है वो टीयर 1 टीयर 2 इन सभी के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो इस एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो होती है टीयर 1 की। जब तक आप टीयर 1 नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आपके लिए जो वो मेंस डिस्क्रिप्टिव सब बेकार है। ओके, तो टीयर 1 के बारे में सर बताएं कि टीयर 1 के बारे में जो है वो प्रिपरेशन आपने कैसी की, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है, कुछ को बोरिंग लगता है, और लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कोरिंग भी है। तो इसके बारे में ज़रा स्ट्रैटेजी आप बताएं। देखिए, जो सीजीएल का या फिर सीएचएसएल एमटीएस तीनों में ही जो आपका टीयर 1 होता है उसमें 4 सेक्शंस रहते ही है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है। मैथ्स, आपने ऐसा कहा कि बहुत लोगों को लेंदी और बोरिंग लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। ट्रस्ट मी, डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बोरिंग नहीं लग सकता है। मैथ्स ऐसा चीज है कि काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है। मैथ्स के लिए तो मैं कहूंगा कि अगर आप एसएससी में आए हैं, एसएससी का चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आप अगर आए हैं एसएससी का एग्जाम देने तो आपको मैथ्स पे तो काम करना ही होगा। क्योंकि मैथ्स का सीजीएल के लिए खास करके देखें तो उसका मेंस में भी आपका 200 मार्क्स का वो पेपर होता है। उसके अलावे भी मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स के अलावे रीजनिंग में भी आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप अगर रीजनिंग का देखें, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो एसएससी का, उसमें अगर आप देखें तो रीजनिंग में भी आपका नंबर सीरीज वाला जो क्वेश्चन रहता है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो वो बनाने में आपको हेल्प जरूर मिलेगी मैथ्स से। तो मैथ्स पे तो काम करना ही होगा। ऐसे अगर ब्रॉडली देखें कि अगर क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए टियर 1 की तैयारी करते वक़्त, तो 4 सेक्शंस जो हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं सर जिनका कि चारों ही सेक्शन बहुत अच्छा हो। ठीक है? 4 सेक्शन में खास करके आप लोगों को ऐसा मैक्सिमम टाइम दिखता होगा कि जिनका मैथ्स अच्छा है, उनका जीएस बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिनका जीएस बहुत अच्छा है, उनका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसा जनरली देखने को मिलता है। लेकिन जिनका ये दोनों ही अच्छा है, ऑफ कोर्स उनके पास एक प्लस पॉइंट तो है ही। हम लोग यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं कि अगर आपका मान लीजिए कोई एक सेक्शन अच्छा नहीं है, चाहे कुछ लोग होते हैं खास करके हमारे अपने स्टेट के लोग, बिहार के लोग, उनका इंग्लिश में बहुत अच्छा एक हाई हैंड नहीं रहता है। उसके अलावा इंग्लिश के साथ-साथ अगर किन्हीं का मैथ्स में दिक्कत है, तो मैथ्स तो आप काम कीजिए ही, उसके अलावा कुछ एक सेक्शन है जैसे कि जीएस, उसको अगर आप थोड़ा इग्नोर करके भी चलते हैं, पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन अगर थोड़ा-सा कम मार्क्स भी है, तो बाकी 3 सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप सारे ही सेक्शन में थोड़ा-थोड़ा दिक्कत है, ये ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा दिक्कत अगर किसी एक सेक्शन में है, तो दूसरा सेक्शन आपका कवर होना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसा कि सभी मेरे जितने भी मेट्स हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि मेरा जीएस बहुत अच्छा नहीं था कभी। तो मेरा बाकी 3 सेक्शन अच्छा था, इस वजह से रिज़ल्ट आता रहा है हमेशा। ओके सर, अब इस स्पेशली जो है वो इंग्लिश के बारे में जो थोड़ा डिस्कशन करें कि इंग्लिश की जो है वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि जो है मैं सारे मिस टीयर के बारे में बात करूंगा, तो उसके बारे में जो है वो आप ब्रीफली जो है वो बताते रहें, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो कुछ आइडिया लग पाए कि कुछ जो वो गलतियां कर रहे होंगे वो गलतियां वो ना करें, जो कि आपने उस गलती को नहीं किया होगा, और वो काम जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो अपने बारे में जो है ये सभी बता दें कि जो है वो आपने इंग्लिश हो गई, ओके, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। तो पहले जो है वो मैं पूछना चाहूँगा कि अभी इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में आपने बहुत अच्छा से बता दिया, तो इंग्लिश के बारे में बता दें सर। देखिए,
इंग्लिश का पेपर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है अगर सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि आपका टियर 1 में 50 मार्क्स और 200 मार्क्स का मेंस में मैथ्स के साथ-साथ 200 मार्क्स का इंग्लिश भी रहता है, ठीक है? तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट तो है ही। इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इंग्लिश जो है वो सेक्शंस में बँटा हुआ है। एक ग्रामर वाला पोर्शन है, एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है, ठीक है? और एक है वोकैब वाला सेक्शन। ये तीनों ही सेक्शन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ग्रामर वाला सेक्शन देखें तो उसके लिए तो आप ग्रामर के जितने ज़्यादा एसएससी, क्योंकि ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है। बैंकिंग की इंग्लिश और एसएससी की इंग्लिश में अगर आपको मेन फ़र्क देखना है तो यही देखना दिखेगा आपको कि ग्रामर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एसएससी, जबकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें आपका ज़्यादा एम्फेसिस रहता है कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपका कैसा है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। तो इफ यू आर इन एसएससी यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ इंग्लिश। देन उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप जितना ज़्यादा पैसेज ये सब बना सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आपका ऐसे ही सुधरेगा। लैंग्वेज है वो, लैंग्वेज की आपकी जितनी अच्छी समझ है, चाहे वो नॉवेल्स पढ़ के आए, इंग्लिश मूवीज़ देख कर के आए, इंग्लिश में बात करके आए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन तो ऐसे ही बनेगा। ग्रामर के लिए रूल्स याद कीजिए और उसपे प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस, और उसके साथ बस एक वोकैब बचा। वर्ड्स का तो कोई लिमिट नहीं है कि क्या-क्या आ सकता है, लेकिन कुछ एक वर्ड है जो एसएससी जनरली पूछता है, वो खास करके वो वर्ड्स को आप कलेक्ट करके याद करें तो वो काफ़ी हो जाएगा। इनफ रहेगा। ओके सर, मैथ्स और रीजनिंग की बात हो गई। अब जो है मैथ्स और रीजनिंग रिपीट होती है तो इससे के बारे में डिटेल में भी मैं आपसे बात करूंगा लेटर। लेकिन अभी जो टियर 1 की बात चल रही है तो टियर 1 में जो है वो अभी बची हुई है रीजनिंग। तो रीजनिंग को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, रीज़निंग अगर बात करें तो एसएससी की रीज़निंग बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है। मैक्सिमम आप स्टूडेंट से मिले तो रीज़निंग को वो कभी अपना वीक स्पॉट नहीं बताते हैं, ठीक है? बात क्या है कि रीज़निंग में जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं ईज़ी वाले सारे ही लोग बना लेते हैं, ठीक है? दिक्कत कहाँ होती है जब आता है नंबर सीरीज़ वाला क्वेश्चन या फिर जहाँ सोचना होता है, जहाँ मैथ्स आता है, वहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स को हो जाती है प्रॉब्लम। वही वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर लोग फँसते हैं और वहीं पर आप पीछे भी होते हैं। क्योंकि अगर 25 में से 20 क्वेश्चन ईज़ी हैं तो वो सारे ही लोग बनाएँगे। अगर आपको एक अपर हैंड चाहिए तो आपको कहीं न कहीं वो क्वेश्चन्स करने होंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मैं रीज़निंग अगर किन्हीं का रीज़निंग बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो मैं तो कहूँगा बाकी सारे क्वेश्चन्स जैसे कि वो जैसे आता है डिक्शनरी के बेसिस पे अरेंज कीजिए, या फिर लॉजिकल जो देखना होता है, कंपैरिज़न जो होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनना है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीख जाएँगे। लेकिन नंबर सीरीज़ का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा होगा। इसमें जब आप आगे हो जाते हैं, तब आप भीड़ से अलग होते हैं, तब आपका एक अच्छा स्कोर आता है। ओके सर, 3 सेक्शन की बातें हो चुकी हैं और जो है लास्ट सेक्शन बच चुका है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। तो इसको जो है वो कैसे आपने तैयारी किया ताकि ये जो है वो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सके ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट बन पाए? नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जनरल अवेयरनेस मेरा खुद का भी बहुत अच्छा नहीं हो पाया, और ये मैं जानता हूँ। ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। और क्योंकि मुझे पता था कि जीएस मेरा बहुत ज़्यादा एक अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो मैं बाकी सारे सेक्शंस पे मैंने काम किया। जीएस में भी, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ लोगों को कि करंट अफेयर्स आप रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। डे टू डे बेसिस पे आप देखते रहिए, करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा ही होगा। उसके साथ न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स के लिए वो काफ़ी है। और कुछ एक स्टैटिक जीके हैं जो आप ईज़िली याद कर सकते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री का पूरा पार्ट, ज्योग्राफी का पूरा पार्ट, ये सब आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, करते जाइए। जीके का ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं जो हम कह सकें कि हाँ, जीके आपने इतना याद कर लिया तो काफ़ी है। जीके को कहा जाता है कि एक ऐसा समुद्र है, आप बस 1 लोटा, 2 लोटा निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके सर, टियर 1 की कहानी जो है वो अब हो चुकी है और बात आती है अब टियर 2 की, जिसमें सिर्फ जो है वो मैथ्स और इंग्लिश तो सारे स्टूडेंट्स के लिए रहता है। और चूंकि आपने जो है वो जेएस को क्वालिफाई किया है तो आपको जो है वो स्टैटिक्स का भी पेपर देना पड़ा था। तो पहले मैं आपसे स्टैटिक्स के बारे में पूछना चाहूँगा क्योंकि जेएसओ के लिए जो एस्पायर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स वो जो है वो इस स्पेशली इस टारगेटेड वीडियो को देख रहे होंगे। तो पहले आप जेएसओ के बारे में बताएं कि उसके पेपर के बारे में, और फिर जो है वो इंग्लिश और इंग्लिश और मैथ्स के बारे में। जेएसओ का जो पेपर होता है, क्योंकि 2 पेपर्स तो आपको क्लियर करने ही होते हैं, आपके पास एक एडवांटेज ये होता है एसएससी केस में कि आपका जेएसओ का पेपर मिला देने के बाद आपका ओवरऑल मार्क्स काउंट होता है मेरिट के लिए, जेएसओ के मेरिट के लिए। तो कहीं न कहीं अगर आपका पेपर 1 और 2
दैट इज मैथ्स एंड इंग्लिश। अगर वो दोनों पेपर्स आपके अच्छे जाते हैं तो जेएसओ के लिए भी आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। जैसे इस बार कट ऑफ क्या है, 630 के करीब गया है, 630 से थोड़ा कम है। तो 630 जो है वो आपका उसमें इंक्लूडेड है, आप जो मैथ्स में स्कोर किया है, इंग्लिश में स्कोर किया है, उसको इंक्लूड करते हुए कुल मिला के पीटी 200 मार्क्स, मैथ्स 200, इंग्लिश 200, 600, फिर जेएसओ 200, 800 और 100 डिस्क्रिप्टिव का। 900 में से 630 ही गया है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता नहीं है। और उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है किससे, सिर्फ जो मैथ्स और इंग्लिश का आपने मेंस में दिया है उससे। तो वो दोनों आपका अच्छा है, तो वो एक एडवांटेज आपके पास पहले से। उसके अलावा जेएसओ के लिए मैं अगर बताऊं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे सजेस्ट किया था, एक पीडीएफ दिया था जिसमें कि स्टेटिस्टिक के बहुत सारे चैप्टर वाइज थे। मैंने लास्ट के मुझे लगता है 1 महीने ट्राई किया था, बनाया था क्वेश्चंस को, जितना ज्यादा सीख सकता था सीखा था मैंने, क्योंकि मेरा भी स्टैटिस्टिक के लिए ये पहला ही इंटरेक्शन था स्टैटिस्टिक से। मेरा ऐसा कुछ खास पहले से पढ़ा हुआ था नहीं स्टैटिस्टिक। तो जो मेरा मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स था उसने सपोर्ट किया, और उसके बाद स्टैटिस्टिक में मैंने 70-75 के करीब स्कोर किया था, जिससे कि मेरा ओवरऑल मेरिट में अच्छा खासा बन गया। 640-650 के आसपास मेरा मार्क्स है, जिस वजह से कि कट ऑफ क्लियर। ओके सर, तो जेएसओ के स्टैटिक्स के पेपर के बारे में आपने बताया, और इसका जो है वो सोर्स कहाँ से होना चाहिए जेएसओ के लिए, स्पेशली जो इसकी पेपर एक्स्ट्रा पेपर होती है, क्योंकि मेंस के लिए इजली मैथ्स और इंग्लिश की तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि ढूंढने से तो कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ मिलेगा। लेकिन आपने कौन सोर्स से जो है तैयारी की थी? और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक पीडीएफ दिया था, जैसा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया कि मैं स्टैटिस्टिकली एक्चुअली खोज रहा था। उतने शॉर्ट टाइम में किसी टीचर से क्लास लेकर के वो सिलेबस कवर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो वो तो संभव था नहीं। तो मैंने एक अपने फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था एक पीडीएफ, जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर्स थे, वो भी मैं पूरा कवर नहीं कर पाया था। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको स्टैटिस्टिक के पेपर में 30%, विच मीन 60 मार्क्स, वो एटलीस्ट लाने हैं। तो आप एटलीस्ट 100 मार्क्स का कवर करके जाओ स्टैटिस्टिक के लिए, हाफ पोर्शन भी अगर कवर करके जाते हैं, और अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो आप स्टैटिस्टिक का सिलेबस कवर कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के लिए भी आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी। अगर आपको जो है वो पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे, तो वो भी जो है वो सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करें। ओके। और सर इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश के बारे में, क्योंकि जो है ये दोनों जो है वो आपके पीटी में भी आती है और अब मेंस में भी है, लेकिन यहाँ पे है कि इंग्लिश जो है कहीं स्कोरिंग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको कोई आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है और थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले जो है वो मैथमेटिक्स के बारे में बता दें कि मैथमेटिक्स के मेंस के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, मैथ्स का तो अभी हमने इस बार 2019 वाला पेपर देखा है। 15th और 16th को अच्छे लेवल का एक जो जेन्युइन होना चाहिए उस लेवल का क्वेश्चन था 15th और 16th को जो हुआ एग्जाम नवंबर को। और वहीं 18th को जो पेपर आया था वो बिलो द एवरेज, काफी नीचे कहेंगे। मैंने भी दिया था वो पेपर, और हार्डली 1 घंटे मुझे लगे थे 100 के 100 क्वेश्चन करने में। अनफॉर्चुनेटली 200 में 200 मार्क्स लाने के बाद भी मुझे पता है कि बहुत अच्छा मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम होती है एसएससी के केस में, बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करना तो सही नहीं होगा। लेकिन मैथ्स के लिए आप प्रिपेयर अगर करना चाहते हैं तो आप पहले देखिए आपका मैथ्स किस लेवल पे है। अगर आपका पूरा ही अभी आप बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए, उसके साथ क्वेश्चन बनाइए, और जब एक बार आप कवर कर लेते हैं तो उसके बाद मॉक लगाइए। मॉक बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उसमें वो लोग ध्यान ये नहीं रखते हैं, मॉक लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका आप एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने का मतलब है कि आप उसको एक एक क्वेश्चन को देखिए, आप गलती कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद आप उसमें देखिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। वो आपको पर्टिकुलर एक पैटर्न दिखेगा कि हाँ, इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है मेरा बार बार फंस रहा है, और इस चैप्टर का बार बार बन जा रहा है इजिली। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे वो वीक स्पॉट्स चुन चुन के उसको क्लियर करना शुरू कीजिए, आपका मैथ्स ऑफ कोर्स अच्छा हो जाएगा। और सर इंग्लिश की अगर बात करें तो? इंग्लिश देखिए, मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से 2018 का पेपर जब से आ रहा है सीजीएल का, टीसीएस में जब से वेंडर बने हैं वो लोग, तो तब से इंग्लिश का पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है। इंग्लिश का पेपर इजी ही आ रहा है। मेरे दोनों ही बार रॉ मार्क्स 180 प्लस थे, और नॉर्मलाइज होकर के 2018 में मेरे 192 193 के आसपास थे। और इस बार देखते हैं कितना आता है, 2019 का तो इतना नहीं। तो इंग्लिश इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक छोटे लेवल पे भी आप अगर प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, वोकैब वगैरह पे काम करते हैं तो।
ओके सर, टियर 1 और टियर 2 की बात हुई, तो अब जो है वो कुछ बुक्स के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बुक्स की लिस्ट बता दें, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कभी वो सोचते हैं इनका बुक पढ़ लेते हैं, कभी इनका बुक पढ़ लेते हैं, और बहुत डिफरेंट वेरिएशंस वो बुक का ले लेते हैं, कभी इस पब्लिकेशन का भी, कभी उस पब्लिकेशन का, तो गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं बहुत सारे हलवाई अगर खाना पकाएं तो वो खाना सही नहीं पकता है, तो उसी तरह जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स ले लेते हैं। वैसे आपने कौन सा बुक यूजुअली प्रेफर किया था मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए यूजुअली आप बता दें, ताकि वो जो बिगनर है, ओके, तो बिगनर जो है वो उस वहाँ से तैयारी कर सके। देखिए, अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हैं जो आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करते हैं, ताकिर अहमद बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी बुक से पहले कोई भी एक बुक चुनिए और उससे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपना तैयार कीजिए। कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो हम लोग देखते हैं आज के डेट में, आपको मैं अगर बताऊं तो जो 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं रहता है जो 10th 12th से आगे का रहता हो। ठीक है, 10th 12th से अंदर का ही सिलेबस रहता है, मोस्टली 10th तक का सिलेबस ही रहता है। तो क्वेश्चन तो ऐसे सारे हैं जो आप सभी लोग बना देंगे, लेकिन उसको एक टाइम लिमिट में एक सही अप्रोच से कर पाना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, तरीके जानिए कि आपका एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच होना क्या चाहिए। वो जब आप जान जाते हैं, उसके बाद आप एडवांस लेवल के, जैसे राकेश यादव सर है उनका, या अभिनय सर है उनके, जो बुक्स आते हैं, कॉन्सेप्ट जो वो दिखाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, यूट्यूब वीडियोस देखिए, इन सबसे आपको हेल्प मिलेगी। आज के डेट में तो इतना ज़्यादा हम लोग को वेरिएशन दिखता जा रहा है, खासकर 2017 वाला जो पेपर आया था। 2017 वाले पेपर के बाद से तो मुझे लगता है कि मैथ्स का लेवल ही अलग हो गया। तो उस टाइप का क्वेश्चन फिर अभी 2018 और 19 में भी नहीं आ पाया, जितना वो कॉन्सेप्चुअल था पेपर। तो अगर आप उस लेवल की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक पहले क्लियर कर लीजिए। एक ही बार में अगर आप चाहेंगे कि मैं सारे ही क्वेश्चन बना दूँ, सारे लेवल के, अपर लेवल के क्वेश्चन्स ट्राई करने लगूँ, मुश्किल होगी। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो धीरे-धीरे आइए। जब आप एक एवरेज लेवल पे आ जाएँ, उसके बाद आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन, नए-नए टाइप के क्वेश्चन देखने शुरू कीजिए। उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो मैटर करता है वो अप्रोच करता है। क्वेश्चन तो दिमाग में ही बनता है ना सर, बाद में पेपर पेन में आता है। ओके सर, और अगर इंग्लिश के बुक्स की बात करें तो उसकी इंग्लिश के लिए कोई बुक्स बताएं। इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि जैसे मैंने अब कुछ टाइम पहले बताया था कि 3 सेक्शंस में आप उसको बाँट सकते हैं। तो ग्रामर के लिए तो मैं कहूँगा, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर के बैठते हैं, प्रीवियस ईयर के ही खास करके जो ऑफलाइन एग्जाम्स जब होते थे, जब 50-50 क्वेश्चन आते थे पीटी में भी, तो उस टाइम के आप क्वेश्चन सब देखिए, उन सबको भी बनाइए, उन सब का आप देखिए कि क्या रीजंस क्या हैं। ग्रामर जैसे आपने पढ़ा, तो आपने जब क्वेश्चन बनाया तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर जो एरर था वो क्यों था, जहाँ यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट के लिए इसको लिया गया तो वो क्यों लिया गया। सारे रीजंस लिखे रहते हैं, अच्छी किताब अगर हो तो। ठीक है? तो वो सब आप प्रीवियस एक अच्छे पब्लिकेशन का लेकर के उसको देखिए। पहले 100 में अगर आप में आपके मान लीजिए पहले 100 क्वेश्चन में 50 गलती हो जाते हैं, तो अगले 100 में आपके 25 गलती होंगे, उसके अगले 100 में आपके 10 गलती होंगे। ऐसे करके आप अपना रेशियो इम्प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा उसमें। बात रही वोकैब ये सब की, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वोकैब के केस में तो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर, तो कुछ बुक्स की भी लिस्ट आपने बता दी, और मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट सीरीज़ या फिर मॉक टेस्ट ये सभी देने से बचते हैं, वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले जो है वो दे दिया जाएगा, या फिर जो है वो देने से बचते हैं, उन्हें लगता है कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो इसलिए वो नहीं देते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ का कितना क्या इंपॉर्टेंस है, और कहाँ से जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ ये सभी जो ज्वाइन करना चाहिए, और आपने क्या कैसे किया था इसे? देखिए, अगर मैं पहले अपनी बात करूँ तो मैं जनरली, आप लोग शायद जानते होंगे, करियर प्लानर कोचिंग, जो बिहार का अभी बहुत अच्छा कोचिंग है, उसके अलायंस क्लब एक स्पेशल बैच है, ठीक है, जिसमें कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं अलायंस क्लब मुजफ्फरपुर ब्रांच का मेंबर हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग जो सेट प्रैक्टिस करते हैं, मॉक सेट जो बनाते हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल का रहता है। मुझे लगता है कि वैसा सेट अगर आप चाहें तो मार्केट में बहुत रेयरली अवेलेबल होगा आपके लिए, जो सेट वहाँ पर क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मुझे कभी भी, मैंने आज तक सच बताऊँ तो मैंने कोई भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक सेट नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे अलायंस क्लब के थ्रू अच्छे-अच्छे सेट, अच्छे-अच्छे नए अपडेटेड क्वेश्चंस मिलते रहते थे। लेकिन जो लोग मॉक बनाते ही नहीं हैं, या फिर जिन लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि टाइम के साथ जो है वो सब कुछ बदलता जा रहा है। इस ईयर कुछ और, अगले ईयर कुछ और,
क्वेश्चन के टाइप जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं खुद को अपग्रेडेड रखना होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ इतना ज़्यादा चलता चला जा रहा है कि कोई लिमिट नहीं है। हर बार हम लोग देखते हैं कि इस बार और ज़्यादा कट ऑफ चला गया। अभी 80% सीएचएसएल का कट ऑफ गया। इसका अगर सीएचएसएल 2019 का देखें तो 90% के करीब कट ऑफ है। तो आप इस ऐसे में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप पुराने सिस्टम से ही पढ़ते रहें, कुछ क्वेश्चन्स हमने सीख लिए, कुछ टाइप सीख लिया और हो गया, नहीं। आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा, उसके लिए मॉक सेट्स बनाते रहिए। टेक्स्ट बुक इन सब का अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं किसी पर्टिकुलर का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, टेक्स्ट बुक वगैरह का जैसा लोगों ने मुझे बताया, जैसे मेरे मेट्स ने मुझे बताया कि उनका मॉक सेट बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है? आप ऑनलाइन में कीजिए ज़रूर, चाहे वो आप जहाँ से भी करें, कीजिए। ओके सर, ये जो है वो दोनों टियर की बातें हो गई। अब मैं बात पूछना चाहूँगा डिस्क्रिप्टिव पेपर की, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जो है वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपने कैसे तैयारी की और स्टूडेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे? टू बी फ्रैंक, वी आर क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए जुड़ता है। सीरियसली मैं इस बात को बहुत हाईली क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि एसएससी का जो सिस्टम है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर का मार्क्स जुड़ता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसा कुछ नहीं है जो किसी का गलत हो जाए, ठीक है? आपके पास हो सकता है फैक्ट्स के बेसिस पे अगर मैं आपको चेक करूँ तो आप सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं आपको नहीं कह सकता कि आप सही हैं या गलत है। It's just कि if my point of view matches yours, then you are good. If it doesn't match, then you are bad. So this is not the way to judge anyone. और डिस्क्रिप्टिव में अनफॉर्चुनेटली यही होता है, ठीक है? उसमें हम लोग जो देखते हैं कि मैंने अगर मान लीजिए कि कुछ लिखा, वो अगर मैच कर गया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा लगता है, चेक करने वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलता है जो जिन्होंने ऐसा लिखा है। तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है चेक करने का, और उसका मार्क्स एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो टॉपिक्स भी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्ट से रिलेटेड नहीं आ रहे, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। थोड़ा बहुत आप वेल अवेयर तो करंट अफेयर से हैं ही, इन केस अगर आता है तो। बाकी आप अपने तरफ से बेस्ट दीजिए, वर्ड लिमिट में लिखिए, यूएफएम से बचिए, बाकी किस्मत के भरोसे। उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। ओके सर, तो डिस्क्रिप्टिव की भी बात हो गई। अब मैं पूछना चाहूँगा इसके आगे जो है वो टाइपिंग की आती है बात। तो टाइपिंग के लिए और सीपीटी के लिए, तो इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें? टाइपिंग देखिए, सीजीएल की टाइपिंग की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है सीएचएसएल का टाइपिंग इससे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट जो होता है अ, उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए होता है। अगर आपको 35 वर्ड्स के स्ट्रोक्स जाके मारने हैं तो आपको कम से कम 45-50 तक की प्रिपरेशन तो करनी ही होगी, ठीक है? अगर आप सीएचएसएल, क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको सीएचएसएल के लिए भी टाइपिंग प्रिपेयर करना ही होगा। तो उस बेसिस पर अगर आप देखें तो सीजीएल का जो कि 27-28 वर्ड्स पर मिनट ही है, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, बहुत ईज़ी हो जाता है टाइपिंग। लेकिन इसके साथ ही सीपीटी में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, टाइपिंग के साथ-साथ 1-2 और पेपर होते हैं। एक एक्सेल का शीट बनाना होता है और एक पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है। ये दोनों भी आपको करने होते हैं, जो कि बहुत टफ नहीं रहता, बहुत ही बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कमांड्स होते हैं, अंडरलाइन कैसे करना है, स्लाइड जो है उसमें बोल्ड रखना है, फ़ॉन्ट क्या रहना चाहिए, डेट टाइम कैसे इंसर्ट करना चाहिए, बेसिक चीज़ें जो आप खुद से प्रैक्टिस करें, किसी कैफ़े में चले जाएँ, आराम से सीख सकते हैं। टाइपिंग भी आप चाहें, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है, फ़ोन पे भी बहुत सारे ऐसे साइट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हाँ, मैं एक अच्छे लेवल पे करके जाऊँ, तो आप कहीं पर कोचिंग भी जॉइन कर लें, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं है, मैं यही कहूँगा। सीपीटी या फिर टाइपिंग बहुत मुश्किल नहीं है। ओके सर, यहाँ तक ने आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। और अब मैं पूछना चाहूँगा कुछ कि मीडियम के बारे में। यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो क्या मीडियम का कोई इफ़ेक्ट होता है क्या प्रिपरेशन के दौरान, या उनके जो है वो पेपर में? तो मीडियम का क्या कुछ रोल रहता है, और अगर कुछ स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से हैं तो क्या उन्हें इंग्लिश में स्विच कर लेना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी कांस्टेंट नहीं है कि हाँ, आप हिंदी में ही पढ़ाई करो या इंग्लिश में ही पढ़ाई करो। एसएससी का पेपर बाइलिंगुअल आता है, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वालों को एक थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंशन में अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जिनका पहले से इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने तैयारी कर रखी है, उन्हें पता है कि इंग्लिश में क्या है, कैसे बोलते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन में उनको एक थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है, जो हिंदी वालों को नहीं मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारे बिहार बोर्ड वालों को देखा है, स्टेट बोर्ड वालों को देखा है, जो कि हिंदी से रहते हुए भी हिंदी में ही पढ़ाई की उन्होंने, लेकिन इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा बनाते हैं। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं है कि आप किस लैंग्वेज में करें।
वो आप जिस भी लैंग्वेज में करें, उसको आप अच्छे से लेकर के चले तो सब सही है। बात रही डिस्क्रिप्टिव में अगर लैंग्वेज की अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में मैं कहूँगा ऐसा हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम में एवरेज जो हर ईयर कैलकुलेट होते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज वालों का भी देखा जाता है, इंग्लिश वालों का, तो हिंदी वालों का कम रहता है जनरली। जैसे इस बार भी शायद 2018 वाले में 60 मार्क्स गया था हिंदी वालों का एवरेज और 62 गया था इंग्लिश वालों का। तो 2 मार्क्स एवरेज में काफ़ी मैटर करता है। तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आप जैसा चाहें। ओके सर, लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात हो गई। अब कुछ आपके पर्सनल रिलेटेड बात करूंगा मैं, क्योंकि ये जो है वो सीजीएल का एग्जामिनेशन को जो है वो मिनी आईएएस भी कहा जाता है। ओके, तो इसकी तैयारी जो है वो सीजीएल की तैयारी आप कब से शुरू किए थे और कितना वर्ष लग गया आपके इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का जो है वो रिजल्ट आने में? देखिए स्टार्ट तो मैंने किया था 2016 में। मुझे याद है 2016 के लास्ट पे हाँ, लास्ट 2016 के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था एसएससी का प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं किया था मैंने। पहले से मेरा एकेडमिक अच्छा रहा था, तो मैंने जब पहली बार एसएससी दिया था, सीएचएसएल दिया था, तो अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मुझे लगा कि आई कैन डू दिस। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में सभी लोगों को ऐसे ऐसा ही लगता है। बाद में पता चलता है कि जनरल कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होता है जब इसमें लोग आते हैं। तो मैं जब आया तो मैंने भी देखा सीएचएसएल पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर हो गया था। आई थिंक मैं बाद में वैसे क्वालिफाई हो गया। फिर सीजीएल जब मैंने पहली बार दिया था 2017 में, तो उस बार का मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, उस बार अलग ही लेवल का क्वेश्चन आया था जिसके लिए मैं कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड था और मैं मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गया। 2018 वाले पेपर के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड होकर के गया और इस बार जेएसओ मुझे मिल गया। तो बहुत ज़्यादा बार तो मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ, एसएससी का ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न है कि आपको पता है एसएससी में अगर आप आते हैं तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप अगर एसएससी में आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 2 साल, 3 साल, 4 साल तक लग जाता है एक-एक एग्ज़ाम में। तो कहीं न कहीं आपके पास उतना टाइम, उतना पेशेंस लेकर के आपको चलना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके सर, और कुछ मैं एसएससी के रिगार्डिंग पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो है वो यूजुअली डिमोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि एग्जामिनेशंस में डिले हो रही हैं, रिज़ल्ट आने में डिले हो रही हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का फैमिली जो है वो कुछ प्रेशर होता है या फिर अदर भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपने तैयारी को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि वो जो है वो पेशेंस बना के रखे रहें? देखिए, मैं बताता हूँ मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया है जॉब लेते-लेते थैंक्स टू एसएससी। तो इस दौरान मुझे भी बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिला और मैं तो यही कहूँगा, मुझे खुद में भरोसा था। मुझे पता था कि हाँ, मैं किस लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। ठीक है? और मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद को जानते हैं कि उनका क्या पोटेंशियल है, वो कितना कर सकते हैं। उसके साथ आपका अगर कोई भी आपको कोई कुछ बोलता है कि इतने टाइम से कर रहे हो या फिर तुम्हारा कुछ नहीं होना है, बोलने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आप जवाब हर इंसान को नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब आप सक्सेस आपको मिलेगी, तो फिर सारे लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। आपको अलग से उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मेहनत में जुटे रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, आराम से आपका रिज़ल्ट आएगा, सारे लोग आपसे खुद बोलेंगे जो कि हाँ, मैं गलत था, आप सही थे। ओके सर, और सीजीएल के बारे में बात करें तो ये जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे जो है वो आप ऐसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कैसे कुछ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं। तो जॉब करते हुए जो है वो तैयारी करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो अगर कोई जो है वो स्टूडेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं और अगर वे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए मैं तो कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं पहले से, तो कहीं न कहीं आपके पास वो कैलिबर है कि आप कहीं न कहीं वेल सेटल्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कि कोई जॉब नहीं है क्योंकि वो उतना डिज़र्विंग नहीं है। आप शायद डिज़र्विंग हो तभी आप वहाँ पर जॉब करने के लिए गए हैं। तो आपके पास पहले से वो कैलिबर तो है ही। आप थोड़ा-सा अपने पे कॉन्फिडेंस खुद में रखते हुए अगर आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जॉब के अकॉर्डिंग सबके अपने-अपने सिचुएशन होते हैं, किसको कितना टाइम मिलता है, कितना नहीं। बस आपको ये सोचना है कि मुझे ये करना है तो करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट ढूँढने लगते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। एक बार अगर आप सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन उसके बाद सामने नहीं आता है, कोई ऑब्स्टेकल सामने नहीं आता है। आपने अगर देख लिया कि हाँ, ये चीज़ है जो मुझे करना है, तो अब आप टाइम उसके लिए खुद निकाल लोगे। आपको उसके लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाहे रात में होता है 2 घंटे ही सही,
रोज आप 2 घंटे, एक कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करता है। एक ही दिन 10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर 4 दिन तक नहीं पढ़ा, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आप अगर रोज 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी आपने बरकरार रखी है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको जितना ही टाइम मिलता है, एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ आप आइए, सोचिए कि हाँ मुझे करना है। जॉब के बाद जितना ही टाइम मिलता है, 2 घंटे ही से, दिन के 2 घंटे आप निकाल लिए, आपका सीजीएल क्लियर हो जाएगा। ओके सर। और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो जो है वो भी इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं बहुत डिजिटलाइज हो चुका है पिछले 5 वर्षों में। तो स्टूडेंट्स जो है, लेकिन अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग का भी जो है वो क्रेज़ है। तो आपने जो है वो ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर किया था, और आपका जो है इसमें ऑफलाइन कोचिंग का बहुत बड़ा जो है वो योगदान रहा है। तो आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो ऑफलाइन सोर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करें या फिर ऑनलाइन पे? देखिए, मैंने जब अपने बारे में बताया, तो मैंने ऑफलाइन के बारे में तो बात की कि मैं कैरियर अलायंस क्लब से जुड़ा हुआ था। तो उसके साथ ही मैंने बताया कि अपग्रेडेड रहने के लिए आपको नए-नए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए, जैसे राकेश यादव सर हो गए या अविनाश सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे करवा रहे हैं, रामो सर हो गए। तो उन सभी से अगर आप उनके क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हो, तो हेल्प तो मिलेगी। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं तो यही कहूँगा कि ऑफलाइन पहले आप तैयारी खुद से करें। बेसिक मजबूत होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एडवांस लेवल का उसके बाद ही होगा। पहले आप बेसिक करें। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तो ऑफ कोर्स मैंने भी ऑफलाइन मोड में ही किया था। ऑफलाइन मोड में उस टाइम एक बार मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया है सीएचएसएल वाला। तो उसके बाद धीरे-धीरे जब वीडियोज़ आने लगी डिजिटल इंडिया के बाद, तो यूट्यूब आम बात हो गई। बहुत सारे वीडियोज़ देखे मैंने। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन मोड से कीजिए, ऑनलाइन मोड से कीजिए, आज के डेट में दोनों ही बहुत अच्छा चल रहा है। जिस भी जगह से कीजिए, मैं अगर ऑफलाइन मोड में अपने मैंने जहाँ से पढ़ा अलायंस क्लब की, तो अब सारे लोग तो अलायंस क्लब में नहीं आ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ का जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस रहता है अलायंस क्लब का, वो रहता है कंटिन्यूटी पे। वो रहता है डिसिप्लिन पे, कि आप एक वेल डिसिप्लिन्ड होकर के कैसे आप कंटिन्यूटी के साथ चीज़ों को करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। एग्ज़ाम्स हो ना हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो ना हो, लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ भी था, लेकिन हमने अपनी कंटिन्यूटी खत्म नहीं की थी। जिस वज़ह से क्या हुआ कि हमारा जो लेवल था वो और बढ़ा ही, घटा नहीं। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छी बात है, जो सारे लोगों को, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी कोचिंग से हो, सेल्फ हो, लेकिन कंटिन्यूटी रखिए और एकदम डिसिप्लिन रखिए कि हाँ, मुझे हर दिन इतना-इतना पढ़ना है। और सीरियसली पढ़ना है। सिंसियरिटी जहाँ पे रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फाइनली लास्ट मैसेज कुछ ऐसा जो आप देना चाहेंगे इन सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये आज से जो है 1 साल बाद भी देखे जाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिगनर हैं, या फिर जो जिनका जो है वो कुछ मार्क्स से जो है वो छूट गया हो, 0.5 मार्क्स, वो भी बहुत मैटर करता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो आपको देख रहे हैं, उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी-अभी स्टार्ट ही किया है, आपके पास बहुत कुछ है जानने को, बहुत कुछ है पढ़ने को। हमेशा बस एक बात सोचिए है कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है सीखने को। जब तक आपके अंदर ये क्रेव रहेगा नॉलेज के लिए, जब तक आपके अंदर क्रेव रहेगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। पढ़ते-पढ़ते आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एग्ज़ाम चाहे वो सीजीएल का हो या फिर यूपीएससी हो, अगर आपने आपने एक सीखने की, पढ़ने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, तो आप बहुत आगे जाएँगे। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, चाहे एग्ज़ाम क्लियर होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। सीखने की टेंडेंसी हमेशा रखिए, आपका कोई भी एग्ज़ाम भी चीज़ के लिए आप लगेंगे, वो आपका क्लियर होगा ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ के पास जाकर के 0.25 देखिए, मैं एक बात तो कहूँगा कि जनरल कॉम्पिटिशन में नॉलेज के साथ-साथ लक भी मैटर करता है। लेकिन अगर आप ऐसी तैयारी कर जाएँ, इतनी मेहनत करें कि आपको उस लक के भरोसे ना बैठना पड़े, आपको वो 0.25 के भरोसे ना बैठना पड़े। आप इतना आगे रहे कि अगर आपका लक थोड़ा पीछे आपको लेकर खींचता भी है, तो कहाँ तक लेके जाएगा। आप मेहनत इतनी कर दीजिए कि आपको किस्मत के भरोसे ना बैठना पड़े, ठीक है? तो जिन लोगों का पॉइंट से छूट रहा है, अगली बार मैं उन्हें कहूँगा कि आप इतनी मेहनत आप में ऑफ कोर्स आप उस लेवल के स्टूडेंट हैं कि आप कट ऑफ के पास जा रहे हैं। अगली बार इतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप कट ऑफ से 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर आगे रहे, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको उतने नज़दीक जाकर के रुकना ना पड़े।
बहुत अच्छा लगा आपने जो है वो इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। और अगर आप सभी व्यूअर्स को कोई भी अगर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डाउट आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं सर से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो है वो कमेंट्स का जो है वो कोई भी अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है और जिस कमेंट पे जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक्स आएंगे तो उस पर जो है वो मैं स्पेसिफिकली सर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ वीडियोज़ भी जो है उस पर बताएँ। और अगर आपको और भी कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए होगी तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। सो सर एक बार मैं फिर से आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आएँ और स्टूडेंट्स को ऐसा जो है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जो आपके एक्सपीरियंस से जो है उन्हें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।